नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि मुंबई ब्लास्ट केस में एक साथ जो 7 धमाके हुए थे, जिसमें 188 लोग मारे गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए, उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को जो है वो निर्दोष माना था और उन्हें जो है वो बरी कर दिया था। अब उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, कैसे मामला पलटा है, आज आपको इस वीडियो में देखना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर क्या सवाल उठे थे, क्या हंगामा हुआ था, ओवैसी से लेकर रवीश कुमार जैसे लोग किस तरह से पूरा एक नैरेटिव बना रहे थे, आज उस पर बात होगी। कांग्रेस की क्या भूमिका रही है इस पूरी जांच में, इस केस में, आज उस पर भी बात करूंगा, क्योंकि ये लोग मुसलमानों के सबसे बड़े पैरोकार बनते हैं। आज हर मुसलमान को ये वीडियो देखना चाहिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले और आज जो सुप्रीम कोर्ट पर में हुआ है उसकी डिटेल जानने के बाद आपकी राय क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपको पहले बता देता हूं कि आज बड़ी खबर यह आई कि मुंबई ब्लास्ट के सभी आरोपियों को बरी करने का जो बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। और सिर्फ रोक नहीं लगाई है बॉस, बहुत महत्वपूर्ण बात भी कही है और वो बात आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इस पूरे मामले में 188 लोग मर जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का एक फैसला आता है जिसमें सारे 12 आरोपी जो हैं वो 2006 के बाद 2025 अभी 19 साल बाद वो रिहा हो जाते हैं। और उसके बाद जो है जितने लोग मर गए उनके परिवार वाले पूछ रहे हैं कि क्या मतलब इस किसी ने इनको जिसने मारा वो है कहां पे, किसने मारा इनको, उन गवाहियों का, उन वीडियोस का क्या हुआ, फिर ऐसे न्याय मिलेगा क्या, ये सवाल पूछा जाने लगा था। और रवीश कुमार जैसे लोग तुरंत आए और उन्होंने माहौल बना दिया कि जितने लोग जो है वो हाईकोर्ट से बरी हो गए, बस ये अभी फाइनल फैसला आ गया बॉस, इनके साथ गलत हुआ। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक सरकार जाएगी, वहां फैसले में क्या होगा इसका इंतजार भी नहीं किया। इन्होंने सीधा खेल दिया कि मुसलमान थे इसलिए उनको टारगेट किया गया। क्यों? क्योंकि जो 12 आरोपी हैं उनके नाम आप पढ़ लीजिए: मोहम्मद फैजल, एहतशाम सिद्दीकी, नावेद हुसैन, आसिफ खान, तनवीर अंसारी, माजिद शफीक, शेख मोहम्मद अली, साजिद मरगूब, मुजम्मिल अताउर रहमान शेख, सुहेल महमूद शेख, समीर अहमद। तो इन लोगों को नैरेटिव बनाने का मौका मिल गया कि पूरी जांच जो है वो सही हुई नहीं थी और मुसलमानों को फंसाया गया। थोड़ी देर के लिए अगर ये मान भी ले कि बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला जो है, चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, वहां क्या फैसला आएगा ये निर्भर करेगा कि भाई आखिरी फैसला क्या है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अगर आप सुन भी रहे हैं और आप मान रहे हैं कि ये सारे लोग निर्दोष थे, इनमें से ये रवीश कुमार, इनका इकोसिस्टम, इनमें से, इन पूरे गैंग में से किसकी औकात है कि कांग्रेस पार्टी से पूछे कि आपने मुसलमानों को क्यों फंसा दिया? केंद्र में उस वक्त कांग्रेस की सरकार, महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार, चार्जशीट फाइल कर रही है कांग्रेस के सरकार में वहां की पुलिस। और अगर बॉम्बे हाईकोर्ट अगर जो कह रहा है, आप मान रहे हैं कि वो वही हुआ है, वो उस फैसले को अभी आप मान के चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को फंसाया गया था क्योंकि वो मुसलमान थे, तो कांग्रेस से क्यों नहीं छाती पीट के सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने मुसलमानों को क्यों फंसाया? अगर ये बीजेपी की सरकार में हो गया होता तो ये लोग छाती पीट देते कि मोदी देखिए मुसलमानों को कैसे फंसा रहे थे आतंकवाद के मामले में। कांग्रेस है तो सवाल पूछने में इनकी जो है वो गिग्गी बन जाती है कि क्यों फंसा दिया, कैसे फंसा दिया। इस देश का मुसलमान पूछे कांग्रेस पार्टी से कि आपके राज में क्या जबरदस्ती गवाहियां ली गई थी, क्या जानबूझ के मुसलमानों को फंसाया गया था? खैर, ये इनसे नहीं हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले में मोदी सरकार का फैसला जो है वो ये था कि ऐसा नहीं हो सकता कि भाई लोअर कोर्ट जो है वो कह रहा है कि ये दोषी है, इनको फांसी दो, हाई कोर्ट कह रहा है कि कोई दोषी नहीं है, कोई सबूत उस तरह के नहीं है, साबित नहीं हो पाया, दोषी नहीं है, इनको बरी कर दो। और जो मर गए, जो घायल हो गए, वो मुंह बहा के खड़े रहे कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ। इसलिए नरेंद्र मोदी सरकार, महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार, उनका निर्णय था कि हम इसको चैलेंज करेंगे और वो चैलेंज उन्होंने करने का फैसला किया। उन्होंने कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस फैसले के खिलाफ, और ये बात देवेंद्र फडणवीस ने क्लियर कर दी थी। एक बार उसको सुनिए, फिर आपको बताता हूं ओवैसी अब क्या कह रहे हैं। जो निर्णय दिया है ये हम सबके लिए बहुत शॉकिंग इस प्रकार का निर्णय है। हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर, यानी महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उसने कहा था ये बहुत शॉकिंग निर्णय, और इसीलिए तुरंत ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ऐसा नहीं कि इसमें कोई हीला हवाली हुई, और सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि भाई हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो लोग बरी हो गए
ठीक है, वो भी 19 साल बाद बरी हुए हैं और उनको चूंकि वो जेल से बाहर आ गए तो आप फिर उठा के जेल में डाल दीजिए। लेकिन इस मामले में जो फैसला सुनाया गया है उस पर रोक लगनी चाहिए और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लोग बरी हुए हैं उन्हें वापस जेल नहीं भेजा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मानते हैं कि फैसला नजीर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाए, अतः इस पर रोक लगाई जाती है। क्योंकि पूरा मामला मकोका के तहत चल रहा था, जो आतंकवाद से लड़ने के लिए लाया गया कानून था, और उसमें बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला अगर नजीर की तरह इस्तेमाल होता तो सिर्फ इस केस में नहीं, कई और केसेस पर असर पड़ सकता था। इसलिए तुरंत ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये नजीर के तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हो सकता ये फैसला, इसलिए इस पर रोक लगा रहे। और कुछ लोगों ने वर्डिक्ट दे दिया था कि बॉस ये तो हो गया, अब तो ये सब जो है वो निर्दोष थे, इनको फंसाया गया था, और अभी भी दे रहे हैं। ओवैसी, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी, ये लोग भड़क गए भाई, कह रहे हैं कि शर्म नहीं आती है, हाईकोर्ट का फैसला है। क्यों हाईकोर्ट का फैसला है बॉस, सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है। क्या यह प्रक्रिया नहीं है कि हाईकोर्ट का फैसला जो है वो ऊपरी अदालत में चैलेंज किया जाए? और इनका कहना है कि हाईकोर्ट का फैसला आ गया तो उसको चुनौती देने पर शर्म आनी चाहिए। राम मंदिर का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से आया था, तब शर्म नहीं आती जब उस पर सवाल उठाए जाते हैं। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, तब शर्म नहीं आती जब आज भी खड़े होकर आप लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो गुजरात दंगों के में जो है वो उनके रहते हुए जानबूझ के वो दंगे हुए और वहां पर पुलिस को खुली छूट दी गई। सुप्रीम कोर्ट से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिली है, तब बोलते हुए शर्म नहीं आती है। यहां हाईकोर्ट का फैसला ऊपर चैलेंज हो गया तो इनको शर्म आनी चाहिए, लोगों को ये कह रहे हैं। एक बार सुनिए ओवैसी क्या कह रहे हैं, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। उस जजमेंट के ऊपर स्टे दिया है और ये कहा है कि जो जेल से निकल गए थे जो एक्यूज 18 साल के बाद, उनको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मैं केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाह रहा हूं कि आप ये अपील क्यों डाल रहे भाई, जब वो लोग लीगली इनोसेंट नहीं है बल्कि कंप्लीटली इनोसेंट हैं, राइट? अब आप सुनिए, कह रहे हैं लीगली नहीं कंप्लीटली इनोसेंट है। ये असदुद्दीन ओवैसी ने वर्डिक्ट दे दिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी केंद्र सरकार को और राज्य की सरकार को। इनके हिसाब से ऐसा मामला चल रहा है। तो भाई अगर वो लीगली इनोसेंट है, कंप्लीटली इनोसेंट है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनको दोबारा जेल भेजने की भी जरूरत नहीं है, अभी ट्रायल चलेगा लेकिन वो बाहर आ गए तो बाहर रह सकते हो, तो दिक्कत क्या है? अगर वो कंप्लीटली इनोसेंट है तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनोसेंट साबित हो जाएंगे, अच्छी बात है ना। एक फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि तब की महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार जो थी उसने मुसलमानों को फंसाया था या नहीं फंसाया था, क्लियर हो जाएगा। या बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला जो है वो सवालों के घेरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्लियर हो जाएगा। उनको वापस जेल में थोड़ी डाला जा रहा है, और अगर वो वाकई निर्दोष हैं तो उनको जेल में डाला भी नहीं जाना चाहिए। फिर उनके जो 19 साल बर्बाद हो गए उसका हिसाब होना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला मान लिया गया। जो लोग हाईकोर्ट के फैसले को आखिरी फैसला मान रहे हैं उनसे तो यह भी पूछा जाएगा कि भाई ट्रायल कोर्ट ने इनको जो है वो दोषी माना था, उसने भी तो सबूत देखे होंगे। और ट्रायल कोर्ट में फांसी की सजा सुनाई गई थी 5 लोगों को और बाकी 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट जो कह रहा है उसको लेकर बहुत सारी चर्चा हो रही है। सरकार ने अपने आदेश को चुनौती देते हुए अपनी याचिका में कहा कि एक आरोपी से आरडीएक्स की बरामदगी को बेहद तकनीकी आधार पर खारिज कर दिया गया कि जब्त विस्फोटकों को एलएसी सील से सील नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष पर उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा तथा यह विश्वास करना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किया। तो जो सरकार है वो अपना पक्ष रखेगी, वो कह रही है कि भाई सील ठीक से नहीं हुआ था इसलिए सारे आरोपी बरी कर दिए जाए। भाई महाराष्ट्र सरकार को लगता है ये उचित नहीं है, बाकी और चीजें हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे हाईकोर्ट ने आरोपियों के कथित इकबालिया बयानों को भी अविश्वसनीय बताया। अदालत ने कहा कि ये बयान एक जैसे कट कॉपी पेस्ट प्रतीत होते हैं और संभवतः दबाव में लिए गए। अब कुछ लोग जो सोशल मीडिया पे चर्चा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई घटना हुई है कि भाई मान लीजिए फलाने ने, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि किसी ने किसी का मर्डर किया, तो अगर 4 लोग मर्डर में हैं तो चारों तो एक ही कहानी सुनाएंगे, अलग अलग कहानी थोड़ी सुनाएंगे, तो कट कॉपी पेस्ट ही लगेगा मामला। अलग अलग सुनाते तब ना दिक्कत होनी चाहिए थी। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर हर जगह। संभवतः दबाव में लिया गया, संभवतः। कई आरोपियों ने बाद में कोर्ट में कहा था कि उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाया गया और कोर्ट ने इसे विश्वसनीय माना क्योंकि उनके वकीलों की मौजूदगी में बयान नहीं लिए गए थे जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
तो भाई मोटे तौर पर चर्चा यही होती है कि भाई जो आरोपी आता है वो तो कोर्ट में यही कहता है कि नहीं जज साहब मैंने ऐसा नहीं किया। वहां वकील नहीं था, इसलिए ये मान लिया गया कि वो सही कह रहे हैं, उनसे जबरदस्ती बयान लिया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए चश्मदीदों की गवाही को भी अविश्वसनीय बताया। कुछ टैक्सी ड्राइवर और यात्री जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने आरोपियों को बम लगाते देखा, उनकी गवाही घटना के 100 दिन बाद और पहचान परेड 4 साल बाद करवाई गई थी, जिससे उनकी साख पर सवाल उठे। मालिकाना सबूत जैसे आरडीएक्स, सर्किट बोर्ड, प्रेशर कुकर, नक्शे आदि की कड़ी भी टूटी पाई गई थी। अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक जांच से पहले सबूतों को सील नहीं किया गया, जिससे उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध हो गई। तो ये हाईकोर्ट का पक्ष है। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ठीक से सील नहीं हुआ था, इसलिए उसको नहीं माना जा सकता। उन्होंने हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऑन द रिकवरी ऑफ एविडेंस सच एज बॉम्ब्स, गन्स, मैप्स एटसेट्रा, द कोर्ट सेड दैट द रिकवरी वाज इमटेरियल and not important to the case as the prosecution failed to identify the type of the bomb used in the blast. कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई कौन से तरीके का बॉम्ब है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाए आप, इसलिए वो बॉम्ब मिला आरोपी के पास से, इसका कोई हिसाब नहीं बैठता, ये इमटेरियल हो जाता है। तो यही बातें सुनकर भाई महाराष्ट्र की सरकार को लग रहा है कि ये उचित नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट में अपील करके हम अपना पक्ष रखेंगे और इसको आगे ले जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया पे लोग नाराज हैं, वो इस तरह के कार्टून, इस तरह के जो मीम्स हैं वो डाल रहे हैं कि अगर बुलडोजर एक्शन को नहीं रोका गया तो ये हमारी न्याय की नींव को नष्ट कर देगा सुप्रीम कोर्ट, और जो है वो आप लिखा हुआ देखिए ना। तो ये लोगों का सेंटिमेंट है जो सोशल मीडिया पर आ रहा है, वो भी आपको दिखा। लेकिन फिर सवाल ये भी उठ रहा है कि भाई इंडियन एक्सप्रेस ने 2006 में एक वीडियो तक डाल दिया था जिसमें जो सादिक शेख था वो कह रहा था कि वी डिड इट, हमने ये हमला किया था। In one custodial questioning by the Gujarat police taped on September 18, 2009, whose video is with the Indian Express, an alleged IM operative Sadiq Israr Sheikh says he planted the bomb along with Atif Amin, जो इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर था, जो कि 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर में मारा गया था। मोहम्मद बड़ा साजिद recently reported killed fighting alongside the Islamic State, and fugitive jihadis शहनवाज हुसैन and अबू राशिद अहमद। यानी उसने खुद माना था वीडियो में, उसका वीडियो है कि भाई मैंने जो है इन लोगों के साथ मिलकर बम लगाया। कोर्ट में उसने कहा, मतलब जो बयान था उसमें उसने कहा था कि मैं वीडियो में कि मैं सबसे पहले एक बैग लेकर चर्च गेट जाता हूं, उसे फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रख देता हूं। फिर एक व्यक्ति ने बाद में एनआईए को गुप्त पूछताछ में बताया कि मैं मरीन लाइन स्टेशन पर उतर जाता और फिर चर्च गेट वापस चला जाता। उसके बाद आतिफ 2 बैग लेकर निकलता और वो भी चर्च गेट लौट कर आता। अबू राशिद और साजिद एक एक बैग लेकर चुनिंदा ट्रेनों में रखते। अंत में शहनवाज 2 बैग लेकर चर्च गेट आता और दोनों बैग ट्रेन में रख देता। अप्रैल 2013 में शेख कोर्ट में पेश हुआ, जहां उसे 7-11 केस में बचाव पक्ष ने बुलाया था ताकि वो अपनी कहानी सुना सके। उसने आरोपियों को जानने से इनकार कर दिया जज के सामने और दावा किया कि क्राइम ब्रांच ने उससे जबरदस्ती जो है वो कबूलनामा लिया है। बचाव पक्ष के एक वकील ने उसे पूछा कि जो कहानी आप कह रहे हैं कि क्राइम ब्रांच ने दी थी आपको बोलने के लिए, वो असल में एक कहानी नहीं बल्कि 7-11 रेलवे धमाकों की सच्चाई है। तो उसने जवाब दिया कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अब कई लोग इस पे भी सवाल पूछेंगे कि भाई अगर तुम सच बोल रहे थे तो ये मैं इस सवाल का जवाब नहीं देता, ये तो टेक्निकली जब कई बार वकील बताते हैं कि ऐसा बोलना चाहिए तब आदमी बोलता है। पर ठीक है, उसने ये बात कही, ये बात जो है वो सामने रखी गई। लेकिन सरकार ये कह रही है कि भाई हमने मकोका के तमाम धाराओं का पालन किया, 23(2) के तहत जो नियम है उसके हिसाब से कई बयान हुए, सारी चीजें हुई। तो भाई महाराष्ट्र की सरकार का अपना पक्ष है। देवेंद्र फडणवीस सरकार कह रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इस फैसले को नजीर नहीं माना जा सकता। पूरा मामला अब 2 सवालों के घेरे में। क्या पुलिस की जांच फ्रॉड थी, फर्जी थी, इन्हें फंसाया गया? अगर फंसाया गया, जो कि बॉम्बे हाईकोर्ट अगर इन्हें निर्दोष साबित कर रहा है तो भाई यही है, तो फिर सवाल उठता है उस वक्त की कांग्रेस की सरकार पर, उस वक्त की पुलिस अधिकारियों पर कि आपने मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों किया, 19 साल उनके क्यों बर्बाद किए। अगर ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो जाती है कि भाई उनको फंसाया गया। दूसरी बात, अगर ऐसा नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के फैसले को पलट देता है तो सवाल उठेगा कि क्या इस पूरी न्याय प्रक्रिया का कुछ हिसाब हो सकता है कि लोअर कोर्ट कहे हाँ ये दोषी हैं, हाई कोर्ट कहे कि नहीं दोषी हैं, और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में पलट जाए और सुप्रीम कोर्ट कहे कि हाँ दोषी हैं। तो ये क्या चल रहा है? एक ही सबूत, एक ही मटेरियल, कोई कुछ फैसला देगा, कोई कुछ फैसला देगा, सालों साल केस चलेगा। जो मर गए, जो घायल हो गए, वो यही इंतजार करते रहे, या जो जेल के अंदर है वो यही इंतजार करता रहे कि कब उसको न्याय मिलेगा।
इस सिस्टम का क्या इलाज है? अदालतों में बैठे जज साहब सारी दुनिया को बताते हैं, मीडिया को ऐसे काम करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, पुलिस को ऐसा करना चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। अदालतें कैसे काम करें कि न्याय प्रक्रिया पर सवाल ना उठे, इस पे चर्चा कब होगी? ये सवाल आपके लिए भी छोड़कर जा रहा हूं इस वीडियो में। कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरी खबर पर। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।